नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी द्वारा प्रस्तुत करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस में 13वां सत्र है। 28 जून है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, मैं आप सभी को याद दिला दूं, बस कुछ ही दिन बचे हैं। 6 जुलाई से मेरा साइंस और टेक्नोलॉजी क्रैकर कोर्स आ रहा है 25 क्लासेस का, जिसका कॉम्बो वर्जन भी उपलब्ध है। और 8 जुलाई से आ रहा है इकोनॉमी क्रैकर, जो 36 क्लासेस का है और इसका भी कॉम्बो ऑप्शन अवेलेबल है। ये ऐसे कोर्सेस हैं जो आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते। आज एनरोलमेंट ले लीजिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिंक्स हैं, क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके ओपन हो जाएंगी। ज्वाइन कीजिए आज और ये कोर्सेस को अच्छे से कीजिए, आपका बहुत फायदा होगा। आई होप टू सी यू विथ मी इन द बैचेस फ्रॉम 6th and 8th of July। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज की सीरीज। हमारी ये लेक्चर नंबर 13 हो गया है। इसमें याद रखिएगा, कोशिश हो रही है कि बिल्कुल सरल भाषा में सभी सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम एकदम सिंपल भाषा में बता दें। अपनी नोटबुक अलग से बना लीजिएगा और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। आज का पहला एडिटोरियल पाकिस्तान और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर है। प्रीलिम्स में, GS3 में, ऐसे में काम आएगा। पाकिस्तान ऑन द FATF ग्रे लिस्ट। प्यारे दोस्तों, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान को ऐसी उम्मीद थी कि इस साल वो उसकी ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर आ जाएगा FATF की, लेकिन ये 39 मेंबर का जो ग्रुप है, उन्होंने इस साल ऐसा करने से मना कर दिया और पाकिस्तान को कुछ और कामों की एक सूची पकड़ा दी कि भाई, जहां तक आतंक और आतंक की फंडिंग का मामला है, तुम जरा पहले ये सारे काम करके आओ, फिर हम तुम्हारा केस देखेंगे। पाकिस्तान 27 पॉइंट्स में से एक एक्शन पॉइंट में मार खा गया। उसने यूनाइटेड नेशन प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स का पूरा प्रोसिक्यूशन नहीं किया। देखिए, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कानूनी रूप से पूरा अभियोजन प्रक्रिया चलाकर लोगों को या तो जेल में डालना या उनको मुक्त कर देना, प्रोसिक्यूट। और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र ने जिनको प्रतिबंधित कर रखा है। समझ में आ गया आपको? और यह होने के बाद पाकिस्तान ने पब्लिकली प्रोटेस्ट किया और यह कहा FATF को कि भाई, आपने दूसरे देशों को भी कई बार ऐसी लिस्टों से बाहर निकाला है और आपने इस एक चीज के लिए मुझे अभी भी ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। FATF दरअसल यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के साथ काफी क्लोजली काम करता है टेरर ग्रुप्स की लिस्टिंग में, टू चेक हाउ कंट्रीज आर डूइंग ऑन AML एंड CFT। ये फुल फॉर्म्स आप सारे याद रखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, AML का मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है किस प्रकार से आप ब्लैक का पैसा व्हाइट करके टेरर फंडिंग में लगा सकते हो। और CFT का मतलब होता है काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद को जो लोग वित्त पोषित करते हैं, पैसा देते हैं, आप उन लोगों को, उन चैनल्स को कैसे रोक पाते हैं। तो पाकिस्तान ये सब करने में काफी हद तक नाकाम है। पाकिस्तान FATF की इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में रहा 2009 से 2015। 2015 में ग्रे लिस्ट से बाहर आया और 2018 में ग्रे लिस्ट में वापस घुसा दिया गया। इस बार पाकिस्तान को बोला गया कि तुमने जैशे मोहम्मद का जो बॉस है मसूद अजहर, उसको प्रोसिक्यूट कहाँ किया, तो पहले जाओ उसको करके आओ, फिर हम देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये बोल रहा है पब्लिकली कि भाई, इंडिया ने बहुत एग्रेसिवली मेरे खिलाफ लॉबी किया, इसलिए मुझे इसमें डाल के रखा गया। कुछ ऐसा कहते हैं कि दरअसल ये सारी बातें नहीं हैं। अमेरिका को अभी पाकिस्तान ने जो स्पष्ट बोल दिया था, इमरान खान ने, कि तुम एक बार अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, उसके बाद पाकिस्तान में तुमको मैं बेस बनाने नहीं दूंगा ड्रोन अटैक अफगानिस्तान में करने के लिए। हो सकता है अमेरिका ने पर्दे के पीछे FATF पे दबाव डाला हो। अब देखिए, हो तो कुछ भी सकता है। इमरान खान की सरकार ने यह बोला कि देखिए, हमने बहुत कुछ किया है, 30 से ज़्यादा ऐसे यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों को हमने प्रोसिक्यूशन किया है और उनको हमने टेरर फाइनेंसिंग के लिए पकड़ा है। लेकिन FATF ने कहा है कि देखिए, आप दिखाने को तो ऐसा करते हैं, लेकिन बाद में आप उनको छोड़ भी देते हैं। और जब तक आप लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अल कायदा, तालिबान से जुड़े हुए सारे बड़े नेताओं का पूरा प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे और धन शोधन के पूरे चैनलों को तोड़ नहीं देंगे, तब तक अभी 1-2 साल तो तुम ग्रे लिस्ट में ही रहोगे। तो ग्रे लिस्ट में रहने के क्या क्या नुकसान होते हैं, मुझे जरा कमेंट थ्रेड में आप बता दो।
कोई देश अगर एफएटीएफ की टेरर लिस्ट में आ जाता है तो उससे उसका नुकसान क्या होता है, ये मुझे आप थोड़ा रिसर्च करके कमेंट थ्रेड में फटाफट बताओ। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। जितना आप अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ये सेशन हमारा आगे और बढ़ता है। फ्री सेशन है, सभी लोगों का फायदा होगा, इतना सपोर्ट आप हमें जरूर कीजिए। भारत अभी भी वास्तविक न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि 2001 के संसद अटैक करने वाले लोग, मुंबई 26/11 करने वाले 2008 के लोग, या पठानकोट पर हमला करने वाले, या पुलवामा, अभी तक उन सबको पकड़कर जेल कहां हुई है पाकिस्तान में। भारत स्वयं भी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को फेस करेगा और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो एफएटीएफ में भारत के अपने एएमएल और सीएफटी रेजीम पर भी सवाल उठाए। पिछले 1 से 2 सालों में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक नया लक्ष्य आ गया है, एक्सट्रीम राइट विंग टेरर ERW, और ये अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों द्वारा 6 जून को हुए दंगों के बाद ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। जो बाइडन तो इस चीज को भयंकर पुश करेंगे ही करेंगे, तो इसकी छाया किन किन देशों पर पड़ेगी आने वाले सालों में, ये बहुत देखने लायक रहेगा। समझ में आ गया आपको? चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको बहुत सिंपल भाषा में अच्छा लग रहा है। तो कमेंट थ्रेड में आपने इसमें क्या सीखा, 1 या 2 सेंटेंसेस में समराइज करो। जो लोग थोड़ा अच्छा डिटेल में समराइज करना चाहते हैं, आपका तो स्वागत है ही। ऑन द थर्ड वेव ऑफ कोविड, तो अब ये सारी चर्चा कि भाई तीसरी लहर आएगी, इसको थोड़ा हमको वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली देखना चाहिए। भारत में आज भी दूसरी वेव क्रश तो हुई नहीं है, क्योंकि रोज 50-55 हजार केसेस तो आ ही रहे हैं ना। अब 50,000 केस कम तो होते नहीं, और ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड केसेस हैं। अनऑफिशियली तो इससे ये कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमारी पिछली क्लासेस में आप में से कितने बच्चों ने बताया कि आपके गांवों में, कस्बों में, शहरों में 10-20% ही काउंटिंग हुई है, बाकी तो हुई नहीं है। तो ये तो एक आम हिंदुस्तानी बोल ही रहा है ना भाई, इसमें कोई मैं या कोई हिंदू अखबार तो बोल ही नहीं रहा, ये तो आप लोगों ने खुद ही कंफर्म कर दिया। तो इसलिए हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए, GS2 के लिए, ऐसे के लिए टेक्निकली ये यूजफुल रहेगा। भारत ऑलरेडी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस में नंबर 2 है और मौतों की टैली में नंबर 3 है। सेकेंड वेव अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब राज्यों की मजबूरी है, अर्थतंत्र को जिंदा करने के लिए लॉकडाउन तो हटाने पड़ेंगे। अब अगर भारत के लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया तो थर्ड वेव आ जाएगी। अभी एक और मैथमेटिकल मॉडल आया, आजकल ये मॉडल से बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये सारी गलत साबित हो जाते हैं फाइनली। देखिए, भारत में अभी तक 2 बड़े प्रेडिक्शन थे जो स्पेक्टेकुलरली गलत हुए। अप्रैल 2020 में नीति आयोग के हेल्थ मेंबर जो हैं, जो पूरा कोविड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स, डॉक्टर VK पॉल, पीडियाट्रिशियन, उनकी एक बहुत फेमस प्रेस मीट हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था अप्रैल 2020 में कि 15 मई 2020 को भारत का आखिरी कोविड केस आएगा। अब आप सोचिए, वो उस टास्क फोर्स के पूरे कोऑर्डिनेटर रहे थे लंबे समय। इस साल IIT कानपुर के बड़े प्रोफेसर हैं मनिंदर अग्रवाल जी, उन्होंने लंबा चौड़ा मॉडल जारी किया फरवरी में ट्विटर पे कि कोई सेकंड वेव नहीं आएगा, और उसके बाद ऐसा वेव आया कि टांगे टूट गई देश की। तो हम ये देख चुके हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के सारे प्रेडिक्शन धूल में मिल गए, इसलिए अब बहुत डर लग रहा है लोगों को। ICMR और इंपीरियल कॉलेज लंदन के मैथमेटिकल मॉडल्स ने बताया कि एक संभावित थर्ड वेव भारत में आएगी तो छोटी रहेगी, और अगर आई और किलर रही तो 3 बड़ी खतरनाक चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी होगा, ट्राइफेक्टा। पहला, जिन लोगों को अभी इन्फेक्शन हो चुका है उनमें से 1/3 लोग अपनी इम्यूनिटी अगर खो दें, प्लस कोई ऐसा नया वेरियस वायरेंट, मतलब डेल्टा प्लस के अलावा कोई ऐसा आ जाए जिसका रिप्रोडक्टिव रेट R जो है 4.5 से ज्यादा हो, मतलब उससे इन्फेक्टेड एक आदमी 4-5 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और तीसरा, ये दोनों चीजें तब हों जब सेकेंड वेव अगले 20-30 दिनों में लगभग समाप्त हो रहा हो, तो फिर एक खतरनाक थर्ड वेव आ सकता है, अदरवाइज नहीं। आप समझ गए बात। और हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम जितना ज्यादा विस्तारीकरण होगा उतना हमारे पास प्रोटेक्शन है। अगर हमने अगस्त 2021 तक 2 डोजेस लगा दिए हमारे लोगों को, 40%, भारत की आबादी की 40% को हमने एडल्ट आबादी की 2 डोजेस लगा दिए 31 अगस्त तक, तो सिम्टोमेटिक इंसिडेंस 55% तक डाउन हो जाएगा। आज की स्थिति क्या है? भारत की आबादी में 4% को 2 डोज लगे हैं, 20% को 1 डोज लगा है, मतलब अभी तो डे टू डे स्ट्रगल है। मोदी सरकार ने पब्लिकली घोषित कर दिया है कि 31 दिसंबर तक मैं 94.4 करोड़ एडल्ट्स को सबको टीके लगवा दूंगी, ऐसा सरकार बोली है।
अब हुआ यह है एक अच्छी चीज कि पिछले 3 महीने के इतने भयानक धमाके के बाद राज्यों को अब ये समझ में आ गया है कि कहाँ कैसे कब क्या माइक्रो लेवल पर करना है। तो सरकार को राज्यों को साथ में लेके वैक्सीन्स का प्लानिंग करना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सैडली भारत के सारे फोरकास्टर्स और मॉडलर्स और साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह प्रेडिक्शंस गलत करते आए, इसलिए अब आगे उन पर भरोसा करना विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट ही होगा। विल ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैपन? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्रेक थ्रू का मतलब ये होता है, मान लो मैंने दोनों डोज लगवा लिए वैक्सीन के और उसके बाद भी मुझे कोविड ने पकड़ लिया, इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो ये एग्जाम में कहीं एमसीक्यू में बन सकता है। तो मुझे एक बार कमेंट थ्रेड में बताइए अभी तक के कितने वेरिएंट आए हैं दुनिया में और उनमें सबसे खतरनाक कौन से पाए गए हैं, और वेरिएंट दरअसल होते क्या हैं। मुझे सरल भाषा में बताओ, व्हाट आर कोविड वेरिएंट्स, मतलब ये बनता कैसे है ये समझाओ। तो क्या डेल्टा और डेल्टा प्लस हमारे वैक्सीन्स को हरा पाएंगे, ये हमें मालूम नहीं है। भारतीयों से अभी अपेक्षा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, हमेशा मास्क लगा के निकलें, भीड़ों से दूर रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, साबुन से हाथ धोते चलें, एयर कंडीशन हॉल्स में न जाएं, खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि वायरस का एयर प्रोपोगेशन मिनिमम रहे, और फटाफट टीका लगवाओ। वैक्सीन हेजिटेंसी करने वालों को तो यार सजा मिलनी चाहिए, उनको तो हमारा ये सेशन 5-5 बार देखने की सजा होनी चाहिए। अरे सर ऐसा मत करो सर, एक बार में दम निकल जाता है सर, ऐसा मत बोलो यार। आई होप आपको मजा आया। इसको समराइज कर दो तो हम तीसरा बड़ा धमाका लेके तैयार हैं। तीसरा आज का हमारा एडिटोरियल, आज के 13वें सेशन में पूरी प्लेलिस्टें अच्छे से देख रहे हो ना, सारी प्लेलिस्टें मैंने दे दी हैं आपको भैया। हाँ, व्हाट द जम्मू एंड कश्मीर आउटरीच रियली मीन्स। अब क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए क्या हो रहा है कि अलग अलग ऑथर्स अपनी अलग अलग राय ला रहे हैं और हम भी इसको पढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद अगर ये रिपीट हुए तो फिर हम इनको अवॉइड करके दूसरे एडिट भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स में GS 1 2 3 1, क्योंकि फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री भी आ जाएगा थोड़ा बहुत इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से संबंधित बातें। 2 क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं ही, और 3 क्योंकि सिक्योरिटी टेरर वाले इश्यूज है, इसलिए मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं भैया हैप्पी मैन जेकब, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के सारे बड़े नेता जब 24 जून 2021 को मोदी और शाह से दिल्ली में मिले तो ये बड़ी अच्छी बिगनिंग एक हॉरिबल पैच के बाद थी, और शायद ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि यहाँ से आगे एक पक्षीय राजनीति अब कैसे चलने वाली जम्मू कश्मीर में, उसका एक संदेश था। ऐसा लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के लिए राजनीति के नए नियम सेट कर दिए गए हैं और सारे लोग चुपचाप उसको फॉलो करें, ये उम्मीद होगी। 24 जून की मीटिंग जो थी उसको कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये क्लाइम डाउन है बीजेपी का, ये हार हो गई बीजेपी की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑथर कहता है कि ये बहुत ही पॉलिटिकली एक क्लेवर मूव है और टैक्टिकली इट इज जस्ट अ हाफ मेजर। कोई ये ना समझे कि टैक्टिकली गवर्नमेंट हैज डायल्ड डाउन। पॉलिटिकली क्लेवर क्यों है? क्योंकि अब सारी बातें इस पर आ जाएंगी कि भैया सेंटर जो है, हमने जो नई डिमांड्स रखी हैं कश्मीर के नेताओं ने, उस पर कब ध्यान देगा। समझ में आया आपको? सारा फोकस उस पर चला जाएगा। इस बात पर अब फोकस ही नहीं रहेगा कि 2019 में जो इतना बड़ा डिसीजन केंद्र सरकार ने लिया था, वो जो बोल के लिया गया था, वो 2 लक्ष्य पूरे हुए कि नहीं। पहला लक्ष्य था आतंक को जड़ मूल से विनाश करना, और दूसरा था चारों ओर बढ़िया समृद्धि जम्मू कश्मीर में लाना। भाई आतंक समाप्त तो समृद्धि बढ़े, ये तो कोई बातें भी नहीं कर रहा है आजकल, क्योंकि पहले 1 साल तो सिक्योरिटी लॉकडाउन हो गया और उसके बाद 1.5 साल से कोविड के लॉकडाउन चल रहे हैं। तो वहाँ का जो अब ये यूटी बन गया है, आर्थिक रूप से तो उसकी कमर वैसे भी पूरी तरह से टूट ही चुकी है। और फरवरी 2021 में LOC पर पाकिस्तान के साथ बैक चैनल टॉक के बाद जो सीज फायर हुआ, तब तक आतंक की घटनाएं तो कंटिन्यूसली चल ही रही थी, इन्फ्लंटेशन चल ही रहा था, सिक्योरिटी चैलेंज बनी ही हुई थी। डबल लॉकडाउन की वजह से क्या वहाँ के स्थानीय कश्मीरी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं? ये तो प्रोटेस्ट हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि डबल लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन इंटरनेट वाला और सिक्योरिटी वाला, और दूसरा कोविड वाला। तो आप ये जज भी नहीं कर सकते कि हम एक ऑर्डिनरी कश्मीरी कैसा फील कर रहा है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अमित शाह पहले भी हम राज्य का दर्जा दे देंगे, राज्य का दर्जा दे देंगे, ऐसा 2-3 बार बोल चुके, तो नया क्या बोले। तो अब तो ये पूरा एक बार्गेन हो गया है कि तुम्हें राज्य चाहिए या आर्टिकल 370 पे बात करनी है, बोलो एक चीज पे बात कर लो। तो कश्मीरी नेता जो हैं, अब उनके पास प्यारे साथियों कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय इस ट्रेड ऑफ को एक्सेप्ट करने की। अगर कश्मीर के नेता स्टेटहुड का रिटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का पूरा जो यूटी बनते ही 2 भाग हुए, वो पूरा फिर से रीयूनिफाई हो जाए या स्पेशल स्टेटस वापस मिले,
तो पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई इस क्षेत्र की। परिसीमन प्रक्रिया तो वैसे भी चली रही है, जिसमें जम्मू में ही असेंबली सीट ज़्यादा बनने वाली हैं, तो कश्मीर की वैल्यू वैसे भी गिरी जाएगी। सिंस पॉलिटिक्स विदाउट स्टेटहुड हैज़ नो मीनिंग एट ऑल, तो कश्मीर के नेता चुपचाप स्टेटहुड के लिए हाँ बोल देंगे। आर्टिकल 370 का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म। तो संघ परिवार की आइडियोलॉजिकल जीत हो गई, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा मुद्दा दशकों से रहा है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 से बार बार ये बोला था कि मैं तो बातचीत ही नहीं करूंगा जब तक तुम्हें डिसीजंस वापस नहीं लोगे, लेकिन उसको विश्व में किसी ने भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट तो क्या किया, उसको तो FATF में और घुसा दिया अंदर। आज फरवरी 2021 के LOC सीज फायर के बाद पाकिस्तान बहुत ठंडा हो गया है और वो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को मान के शायद चुप हो जाए, तो ये भारत की बहुत बड़ी विजय होगी। इंडियाज काउंटर स्ट्राइक इन द खैबर पख्तूनवा प्रोविंस, वो सब जो हुआ था, उससे क्या हुआ है कि एक नया नॉर्मल आ गया है कि भाई टेरर अटैक के बाद भारत हो सकता है एयरफोर्स भेज के हमले करे, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो वो न्यूक्लियर वेपन वो वाली सारी चर्चा भी जो भारत पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में होती थी, वो होना ही बंद हो गई है। आप समझे, टेरर और इंसर्जेंसी, बड़ा सवाल ये है कि ये जितने भी पॉलिटिकल गेन्स हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है केंद्र सरकार के लिहाज से, लेकिन क्या एक बार सिचुएशन नॉर्मल हुई, लॉकडाउन हटे, सारी पॉलिटिक्स शुरू हुई, इलेक्शन हुए, सरकार बनी, उसके बाद जो एक आम कश्मीरी है और जो घुस्सैल कश्मीरी है आज, क्या टेरर और इंसर्जेंसी को बढ़ावा देगा? क्योंकि आज की तारीख में केंद्र सरकार ने पिछले 2-2.5 सालों से जितने भी डिसिडेंट्स और पृथकतावादी हैं, उनको तो बिल्कुल हाशिए पे कर दिया, दरकिनार कर दिया है। तो कश्मीर के खुलने के बाद असली एसिड टेस्ट होगा, और वही केंद्र सरकार भी नजर गड़ाए बैठी है। आ गया समझ में दोस्तों? तो एक बार इसकी फटाफट समरी निकाल दीजिए। आपकी राय अगर इससे भिन्न है तो आपकी भिन्नता का भी हम स्वागत करते हैं, और हैप्पी मन जेकब को आप बता सकते हैं कि नहीं भाई हमारी राय ये है, कमेंट हेड में बताते चलिए। ये चारों प्ले लिस्टें, सारे सेशन अच्छे से देख लेना दोस्तों, क्लिक करके आप इनको ओपन कर सकते हैं। ये 100% IAS ओरिएंटेड काम हो रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ो। चौथा, बहुत ही तगड़ा लेके आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी एग्जाम के लिए, प्रीलिम, GS2 और ऐसे के लिए। भारत की क्यूअर कम्युनिटी फाइट्स ऑन। क्यूअर कम्युनिटी यानी LGBTQ+, जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन हेट्रोसेक्सुअल से अलग होता है, उनको कहते हैं क्यूअर कम्युनिटी। गूगल डूडल जून 2021 में डॉक्टर फ्रैंक कैमेनाई की, जो कि अमेरिका के गे राइट एक्टिविस्ट थे, इसने फिर से पूरे विश्व में जो है LGBTQ कम्युनिटी की तकलीफों, खासतौर पर भारत में उनकी तकलीफों पर एक प्रकाश डाला। और ये डॉक्टर फ्रैंक कैमेनी कौन थे? बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने अमेरिका की मेडिकल कम्युनिटी ऑफिशियली होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर बोलती थी, उसको चैलेंज दिया। समझे आप? पहले 1970 में अमेरिका भी इतना ओपन नहीं था। वहां बोला जाता था कि समलैंगिकता, किसी आदमी का आदमी से प्यार करना, किसी औरत का औरत से प्यार करना, ये मानसिक बीमारी है, मतलब ये एक्चुअल बीमारी है। तो डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी ने कहा था कि ये क्या बकवास है, ये प्राकृतिक है, इसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं। अब तब तो उस वक्त उनका भी बहुत मजाक उड़ाया ही गया होगा, लेकिन अब तो दुनिया बहुत मॉडर्न और लिबरल हो गई, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी एक्सेप्ट हो गई हैं, इवन भारत जैसे बहुत कंजर्वेटिव स्थिति में। 1970 से ग्लोबल LGBTQ कम्युनिटी जो है, लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, क्यूअर प्लस कम्युनिटी, दुनिया भर में आगे बढ़ी, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज पूरे भारत में अगर LGBTQ लोग खुद को आइडेंटिफाई करते हैं तो उन पे एक दाग लगा दिया जाता है, और ये लोग अदृश्य हैं, ये आपको दिखेंगे ही नहीं, इनविजिबल हैं, या समाज ने उनको इनविजिबिलाइज्ड करके रखा है। बहुत अच्छा शब्द है ये, उनको अदृश्य करके रख दिया जबरदस्ती, और ये हमारे संवैधानिक सिद्धांतों से बिल्कुल उल्टा है। भारत का जो स्टेट अपैरेटस है और जो कानून है, इन्होंने हमारी इस सीमा पर पड़ी हुई क्यूअर कम्युनिटी का बहुत एब्यूज किया है, जबकि हमारा संविधान बहुत स्पष्ट बोलता है कि हर व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी को फुल्ली डेवलप करने का मौका मिलेगा। तो ये तो असंवैधानिक है। संविधान बोलता है ना, टू फ्री दी एनस्लेव्ड इंडियंस, इट इज द जुडिशरी एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव विच हैज गिवन सम फ्रीडम। तो पिछले 75 सालों में भारत में केवल न्यायपालिका ही है जिसने पिछले 10, 15, 20 सालों में थोड़ा बहुत कानूनी बात इनके फेवर में की, सरकारों ने हमेशा इनके अगेंस्ट बात की है। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि सरकारें हमेशा सोशल कॉन्फॉर्मिज्म की बात करती है। तो कमेंट थ्रेड में मुझे बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्ड कॉन्फॉर्म, सोशली कन्फर्मिंग टू द स्टैंडर्ड, क्या मतलब होता है इसका? तो लड़ाई क्या है? सरकार बोलती है सोशली कन्फर्मिस्ट हो जाओ, क्यूअर लोग बोलते हैं ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है, और संविधान इंडिविजुअल चॉइस पे बना है। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान का जो पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, वो
इंडिविजुअल को सोसाइटी से ऊपर रखता है, सोसाइटी को इंडिविजुअल से ऊपर नहीं रखता। तो भारत के हजारों साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब इंडिविजुअल सोसाइटी के ऊपर रखा गया एज पर मॉडर्न लिबरल नॉर्म्स। इसलिए हमारा संविधान मील का पत्थर है भारत के इतिहास में, और इसीलिए कई लोग उससे नफरत भी करते हैं। एक बहुत बड़ा केस जो नवतेज सिंह जोहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंततः वो काम कर दिया जो बहुत पहले होना था। हमारे इंडियन पीनल कोड की धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी अगर कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल बिहेवियर एडल्ट्स के बीच में हो रहा है तो वो आपराधिक गतिविधि नहीं होगी। तो भारत में सच्चे अर्थों में एलजीबीटीक्यू को ताकत यहां से मिली। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज आप लोग एग्जाम के हिसाब से याद रखना, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स। ये डॉक्ट्रिन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, अधिकार हमेशा बढ़ेंगे, हर एक गुजरते साल के साथ अधिकार बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बढ़िया काम किया था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट के खिलाफ के केस में, जब उन्होंने कहा था कि धारा 377 जो है वो हमारे आर्टिकल 14 गारंटी ऑफ इक्वालिटी को पूरी तरह से हनन करता है, क्योंकि सेक्शन 377 आईपीसी ने अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी एक गैर अनुचित वर्गीकरण कर दिया था, क्योंकि होमोसेक्सुअल को एज अ क्लास ट्रीट कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या समाज ये सब मान रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आज भी क्यूअर कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भारत में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ने उनकी जो प्ली है वो ये कि सेम सेक्स मैरिज को अब आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होगी एक अधिकारों की प्राप्ति में। भारत सरकार ने इसका विरोध कर दिया है कोर्ट में कि भारत में हम इसकी इजाजत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 डजंट मीन सेम सेक्स मैरिजेस आर लीगल, ये सरकार का दावा है, ठीक है। तो सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अधिकार आगे दिए जाएं। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है 2015 में ओबरगेफेल वर्सेस हॉजेस केस में कंफर्म कर चुका है कि सेम सेक्स मैरिज से ही इन लोगों को समाज में इज्जत मिलेगी। दुनिया के 29 देशों में सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड है, भारत में डिसअलाउड है। आर्टिकल 15 भारत का कहता है कि स्टेट नागरिकों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किन ग्राउंड्स पे नहीं कर सकता? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अब ये बोल रही है कि इस सूची में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ कृपया जेंडर ऐड कीजिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐड कीजिए। काफी अच्छी मांग है, मतलब टेक्निकली एकदम सही मांग है। होगी कि नहीं पूरी वो बात की बात है। दक्षिण अफ्रीका ने 1996 में पहली बार सेक्सुअल ओरिएंटेशन आधारित डिस्क्रिमिनेशन को कानूनी रूप से बैन किया। यूके में एलन ट्यूरिंग लॉ आया 2017 में। आपने एलन ट्यूरिंग का नाम सुना होगा, 1930s, 40s, 50s का कंप्यूटर विजार्ड था। वो व्यक्ति स्वयं इस कानून की चपेट में तब आ गया था, और 2017 में यूके ने माना कि हमने ऐसे हजारों लोगों पर अन्याय किया जिनके खिलाफ होमोसेक्सुअल लॉज में उनको कन्विक्शन दिया, और उन सबको हम माफी देते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। एलन ट्यूरिंग स्वयं कन्विक्ट हो गए थे 1952 में, तो उनको भी माफी दे दी और उनसे माफी मांगी है यूके ने। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हिस्टोरिकल गलतियों के लिए माफी मांगना। उससे क्या होता है, समाज के आज के घाव भरना शुरू होते हैं, नहीं तो वो घाव तो रिश्ते ही रहेंगे हमेशा। द इंडियन स्टेट्स नीड सच अ लॉ टू डू जस्टिस टू अ प्रिजनर्स ऑफ सोशल कॉन्शियस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार हमारे सिस्टम को, पुलिस को, पब्लिक को मास मीडिया के जरिए सेंसिटाइज कीजिए, लेकिन 2018 के डिसीजन के बाद भी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को यह सिखाया जाना जरूरी है कि सेक्सुअलिटी में डाइवर्सिटी होना प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं, ताकि हेटेरोनॉर्मेटिविटी का ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ ये तोड़ा जा सके। हेटेरोनॉर्मेटिविटी मतलब केवल मेल और फीमेल ही हो सकते हैं, और इसी से फिर होमोफोबिया क्रिएट हो जाता है। भारत के क्यूअर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा है? बहुत ही खूबसूरत किताब है, लेकिन पूरी तरह से अप्रभावी किताब है। आया समझ में? काफी लंबे चौड़े एडिट्स थे आज के, इसलिए समय हमको ज्यादा लग गया, पर आपको मजा आया कि नहीं इसको समराइज करके बताइएगा। अब इसी में से कितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम पे सरकार के सामने बहुत दिक्कत हो गई है। करोड़ों लोग इसमें निवेश करते हैं। सरकार इसको कम कर नहीं सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां करोड़ों लोग इनमें निवेश भी करते हैं, और इसको कम करते ही भारत की बहुत बड़ी आबादी की इनकम का सोर्स हिट होता है। तो स्मॉल सेविंग
सेविंग स्कीम जो सरकार डायरेक्टली कंट्रोल करती है, इनमें बैंकों का कोई रोल नहीं, उसमें सरकार के लिए अब इंटरेस्ट रेट का कम करना बहुत मुश्किल है। मार्च 31 को नोटिफिकेशन में सरकार ने कोशिश की थी, जिसका इतना विरोध हुआ कि सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े थे। तो मुझे बताइए 1950 से भारत की सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्यों लाई थी, बताइएगा। भूटान की हालत बड़ी खराब हो गई है दोस्तों, वैक्सीन्स की भारी कमी हो गई है और डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। छोटा सा देश है लेकिन बहुत दिक्कतों में है। भारत के लिए बहुत डरावनी खबर, द फर्स्ट टेरर अटैक यूजिंग ड्रोन्स हैज हैपेंड। तो भारत में ड्रोन्स की मदद से पहला आतंकी हमला जम्मू में हो चुका है। ये आने वाले समय की बहुत खतरनाक दस्तक है। अब विंबलडन में सारे दुनिया के टॉप प्लेयर्स भिड़ने वाले हैं। अभी हाल ही में हमने फ्रेंच ओपन की बात की थी, रोला गैरो की, याद है आपको। और नोवाक जोकोविच जो हैं 5 बार जीत चुके हैं, उनका 19वां मेजर होगा, फेडरर के लिए 21वां। मिजोरम के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई करना भयंकर मुसीबत है। सिर्फ मिजोरम ही क्यों, पूरे भारत के करोड़ों बच्चों की शिक्षा भयंकर प्रभावित हो चुकी है। द पावर ऑफ एन एपोलॉजी, जब कोई देश भूतकाल की गलतियों के लिए माफी मांगता है, उसे अच्छा माना जाना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस तरह के दमनकारी समय का अंत जब तक नहीं होगा, डायलॉग में कोई मतलब ही नहीं है। हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। अब हम कल आपसे भेंट करेंगे। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार, जय।